आज मैं शुरुआत मोदी जी के एक कोट से करना चाहता हूं। मोदी जी ने एक किताब लिखी थी, कर्मयोगी बाय नरेंद्र मोदी, और उनकी स्पीचेस जो उन्होंने गुजरात के ब्यूरोक्रेट्स को दी थी, उन भाषणों में से मैंने कोट निकाला है। मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं क्योंकि यहां संविधान की बात हो रही है, अंबेडकर जी की बात हो रही है, और इस कोट से हमारे प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच बहुत सफाई से दिखाई देती है। पहले मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में बोलूंगा। What is the spirituality of a person working on cleaning toilets? Has anyone experienced spirituality of a man of Valmiki Samaj who has to remove human excretion and dirt every day? I do not believe that he accepted the task merely to fill his belly. He would not have stayed for so long in that profession, and certainly not from generation to generation. Probably sometime, for happiness of God and society, he would have thought it his responsibility to keep the environment clean, and he accepted the work and continues to do the work for generations out of his spirituality. It is not that his ancestors were unable to shift or do any other work. अब मैं हिंदी में बताता हूं। जो टॉयलेट्स को साफ करता है, जो गंद उठाता है, उसकी क्या स्पिरिचुअलिटी होती है? किसी ने वो स्पिरिचुअलिटी महसूस की है जो वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति टॉयलेट साफ करते हुए महसूस करता है? नहीं, सुनिए, वो काम जो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति करता है, वो अपने पेट को भरने के लिए नहीं करता है। वो इस काम को सालों भर नहीं करता अगर वो सिर्फ ये काम अपने पेट को भरने के लिए करता। कहीं ना कहीं वो ये काम करना छोड़ देता, मगर वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करता है। उसके जो माता पिता थे वो आसानी से इस काम को छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा क्योंकि उनको इस काम से स्पिरिचुअलिटी मिलती है। ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि वाल्मीकि समाज का जो व्यक्ति टॉयलेट को साफ करता है, वो पेट भरने के लिए नहीं करता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनका कोट है, मेरा नहीं। अब देखने, ऐसे मत बोलिए, क्योंकि हम, देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम किसी के बारे में मुर्दाबाद नहीं कहते, मगर जो उनकी विचारधारा है, नहीं भैया ऐसे मत बोलिए, जो उनकी विचारधारा है नरेंद्र मोदी की, हिंदुस्तान के हर दलित को, हर गरीब को, हर व्यक्ति को समझनी है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि जो टॉयलेट को साफ करता है, जो गंद उठाता है, वो ये काम अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है,
पेट भरने के लिए नहीं करता है। यह हमारी प्रधानमंत्री की सोच है। मेरे पास एक व्यक्ति आए कुछ दिन पहले, मुझे कहते हैं मोदी जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। सवाल क्या था? मोदी जी ने इस व्यक्ति से पूछा, देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों हैं? जहां भी मैं जाता हूं मैं अंबेडकर जी की मूर्ति पर माला लगाता हूं। हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों हैं? मोदी जी, हिंदुस्तान के दलित आपसे गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि यह आपकी विचारधारा है। आप जितनी बार भी अंबेडकर जी के सामने फूल लगाओ, जितनी बार भी इनके मूर्ति पे माला लगाओ, इस विचारधारा के साथ उनकी आप इज्जत कभी नहीं कर सकते हो। और हर दलित, हिंदुस्तान का हर दलित इस बात को समझता है। जब वो नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है, वो समझता है कि इस व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान के दलितों के लिए, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के लिए, हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऊना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां भी आप देखो दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ऊना में हिंसा होती है। और वो व्यक्ति जो टॉयलेट साफ करने में स्पिरिचुअलिटी देखता है, उस व्यक्ति के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में आवाज उठाई, 3 दिन बाद स्टेज में आते हैं, आंसू निकल आते हैं। और फिर पीछे से दलितों को दबाने का काम, पैर काटने का काम। इस देश में दलितों की, गरीबों की, महिलाओं की रक्षा कौन करता है, क्या करता है? सीधी सी बात है। ये जो संविधान है, ये इन सब की रक्षा करता है। और इसको यहां संविधान को कांग्रेस पार्टी ने और अंबेडकर जी ने लिखा और हिंदुस्तान को दिया। जो भी हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना इस देश में ना आईआईटी बनती, ना आईआईएम बनता, ना आईटी बेंगलोर बनता, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, कुछ नहीं होता। अगर इस देश में इंस्टीट्यूशंस पैदा हुए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, तो नींव कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज हमारे सब के सब इंस्टीट्यूशंस में एक के बाद एक आरएसएस के विचारधारा के लोगों को डाला जा रहा है। इस विचारधारा वाले लोगों को
सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है। आमतौर से जनता जज के पास जाती है, न्याय मांगती है। पहली बार 4 जज जनता से जाकर न्याय मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, पार्लियामेंट हाउस को बंद कर रखा है। नीरव मोदी जी का मामला है, ललित मोदी जी का मामला है, विजय माल्या जी का मामला है, राफेल का मामला है। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो, 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। पूरा देश इस बात को समझता है, पूरा देश इस बात को समझता है कि राफेल मामले में चोरी हुई है। नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाता है और उनके मित्र एक शब्द नहीं कहते हैं। पहली बार सरकार ने पार्लियामेंट को रोक रखा है। आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है, बंद करती है, सरकार ने रोक रखा है। हमारे यहां प्रेस के मित्र खड़े हैं, इनको दबाया जाता है। ये देखो, ये देखो, बलवान प्रेस वाले ने बोला, ये भी देखो मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है। देखो, ये अभी बोल नहीं पा रही है, ये अभी बोल नहीं पा रही है, मगर इसके दिल में ये बोलना चाहती है और शायद 2-3 महीने में ये भी बोलेगी। पूरा देश बोलेगा, पूरा देश बोलेगा। मोदी जी ने कल कहा, मोदी जी ने कल अपने एमपी से कहा, तुम प्रेस वालों को मसाला देते हो, चुप हो जाओ, बोलना बंद करो। देश सिर्फ मेरी मन की बात सुनेगा। पार्लियामेंट में कोई नहीं बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं बोलेगा, विधानसभा में कोई नहीं बोलेगा, बीजेपी के एमपी नहीं बोलेंगे, अरुण जेटली जी नहीं बोलेंगे, गडकरी जी नहीं बोलेंगे, सिर्फ नरेंद्र मोदी बोलेगा और वो भी अपनी मन की बात बोलेगा। महिलाओं, लड़कियों का रेप होता है, छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची, उन्नाव में रेप होता है। मोदी जी बीजेपी के एमएलए के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, एक शब्द नहीं कहते हैं। पहली बार हुआ मोदी जी गए हिंदुस्तान के बाहर और आईएमएफ की चीफ ने मोदी जी से कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सही काम नहीं कर रहे हो, आप महिलाओं की मदद नहीं कर रहे हो, आपके देश में महिलाओं के खिलाफ एक के बाद एक अत्याचार हो रहा है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री शांत है, चुप है। देखिए, ये हिंदुस्तान की बात नहीं है। पहली बार आप देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए, 70 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, पीवी नरसिम्हा राव जी हो, वाजपेयी जी हो, गौड़ा जी हो, कोई भी हो प्रधानमंत्री,
उससे 70 साल में इस प्रकार से किसी ने पहले नहीं बोला है, हिस्ट्री में नहीं बोला है। पूरा देश समझता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है, मोदी जी को सिर्फ मोदी जी में इंटरेस्ट है और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने, यह एक सवाल है जिसका जवाब नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। दलित मर जाए, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो, देश जल जाए, महिलाओं पे बलात्कार हो, रेप हो, कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी सिर्फ यह बात समझना चाहता है कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री कैसे बने, क्या करना है, क्या चीजें करनी है प्रधानमंत्री बनने के लिए, बस यही इंटरेस्ट है नरेंद्र मोदी में। पिछले चुनाव में 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, अब नया नारा देंगे मोदी जी। पहले था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब नया नारा है सिर्फ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ छूलो भूल जाओ, बेटी बचाओ। और ये काम किससे बचाओ, किससे बचाओ? बीजेपी से बचाओ, बीजेपी के एमएलए से बचाओ। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। सरकार हिंदुस्तान की बेटी को नहीं बचाएगी। बेटी के माता पिता बचाएंगे। यह है हिंदुस्तान की सच्चाई। दलितों पे अत्याचार, बच्चियों का रेप, और युवाओं को झूठ। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। वही पकौड़े बनाने में भैया स्पिरिचुअलिटी होती है, स्पिरिचुअलिटी, बात समझो। टॉयलेट साफ करने में स्पिरिचुअलिटी होती है, पकौड़े बनाने में स्पिरिचुअलिटी होती है, मगर नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ प्रधानमंत्री बनने पे स्पिरिचुअलिटी होती है। ये देश की सच्चाई है। और मैं यहां कहना चाहता हूं, जो खारगे जी ने कहा, रोड जी ने कहा, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया और उस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की, इंस्टीट्यूशंस बनाए, और वो काम हम पूरा करके दिखाएंगे। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं छू पाएंगे, हम होने ही नहीं देंगे। और आने वाले चुनाव में 2019 के चुनाव में देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को अपनी मन की बात बताएगी कि मोदी जी आपने वायदा किया था देश, तो जनता नरेंद्र मोदी जी को अपनी मन की बात बताने वाली है। और कांग्रेस पार्टी को मिलकर, और जो हमारे नेता बैठे हैं, हम सबको मिलकर इस देश को एक नया रास्ता दिखाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी शिक्षा में, स्वास्थ्य में देश को क्या करके देगी, युवाओं को रोजगार किस प्रकार देने वाली है, लड़कियों की रक्षा, छोटी छोटी
बच्चियों की रक्षा, महिलाओं की रक्षा कैसे करके देगी? यह सवाल हमारे सामने है और इन सवालों का जवाब सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप सब यहां आ जाए और ये हमारा जो कैंपेन है, संविधान की रक्षा करने का कैंपेन, दलितों की, कमजोर लोगों की रक्षा करने का कैंपेन कांग्रेस पार्टी जोरों से चलाएगी। मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। अलग अलग विचारधाराएं हैं, सब एक साथ मिलकर रहती हैं, बिना हिंसा के रहती हैं। दुनिया कहती थी कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का कोई मतलब होता है। बाकी देश हमारी ओर देखते थे। कहते थे हिंदुस्तान की तरह हम काम करना चाहते हैं। कुछ साल पहले मैं साउथ अफ्रीका गया, वहां के नेताओं ने मुझे बताया कि आप लोग हमें रास्ता दिखाते हो। देश की रेपुटेशन, दुनिया में देश की रेपुटेशन मोदी जी ने खत्म कर दी है। आज बात होती है महिलाओं पे बलात्कार, माइनॉरिटीज पे आक्रमण, दलितों की हत्या, सत्तर साल में कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान का रेपुटेशन बनाया। पूरी दुनिया में हमने बनाया। पूरी दुनिया ने कहा कि देखो ये देश कहां तक पहुंच गया है। और मोदी जी ने इस रेपुटेशन पे पिछले 4 सालों में चोट मारी है, जबरदस्त चोट मारी है, हमारी इमेज पे चोट मारी है। इसकी रक्षा करनी है। ठीक है, इंग्लिश में भी बोल लूंगा। चलो इंग्लिश में बोलता हूं। For 70 years India has built itself. अब वो हिंदी में, वो इंग्लिश में रिपीट ही करूंगा थोड़ा उनके लिए। For 70 years India has built itself. The foundation has been our constitution, given to us by Dr. Ambedkar and the Congress Party. And every single institution that has been built in this country, whether it is the Lok Sabha, Vidhan Sabha, Supreme Court, Election Commission, every single one of them, IITs, IIMs, has been built on this foundation. When the Congress Party was in power, we respected these institutions. We let different voices enter these institutions. We let voices we didn't agree with run these institutions. We had discussions within these institutions. But now, since the BJP and the RSS have come to power, every single one of these institutions is being filled by RSS people. Whether it is the chief ministers of different states, whether it is the offices of the ministers, whether it is the courts, all of them are being filled by people from the RSS with one ideology. An ideology that runs counter to this document. And the result is that the institutions that protect the weakest people in India, the instruments that protect the weakest people in India, whether it is the SC Atrocities Act, are being eroded and weakened. See, now the press person has asked me a question. I'll answer it. Manrega was also a foundation
of equal rights. And that has also been weakened by the Prime Minister. Now you do me a favor. When Mr. Narendra Modi is speaking, you go and ask him a question. They will pick you up and throw you out of the room. That's the difference between us and them. That is what we have been doing for 70 years. You ask us questions, you attack us, and we protect you. That is who we are. We defend the press. Even though it attacks us, we defend you. That is the difference between us and them. And we will continue to do so. And we will support your fight because we know you're brave people. And we will support your fight. So I want to give this message to all the people who've come here. This country belongs to every single one of us. It belongs to the weaker sections. It belongs to the women, to the Dalits, to the Adivasis. It belongs to the small business people, the shopkeepers. And it is our duty as the Congress Party to protect our institutions, to protect the Constitution, and protect every single one of our people who wants to express his opinion. That is what we are here for, and that is what we will do. Our job is to listen to the people of India and protect them, to help them build their future, to protect their different ideas. That is why we are here, and that is what we will continue to do. No matter how much effort the BJP puts in, we will not allow them to destroy our institutions. We will not allow them to touch this constitution. They will see the power of the Congress Party. They will see the strength of the ideology of the Congress Party. They are already beginning to see it. And they will see more and more of it until 2019, when we will remove them from government. I'd like to thank all of you for coming here. I'm looking forward to this campaign. I'm looking forward to standing with our Dalit brothers and sisters and protecting their rights. All the best. Thank you.